जा रही है उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सख्त रूप अपनाया है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि किस तरह कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जो है सारी संपत्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों में बांट देंगे। आप शुभम जी ये देखिए कि ये एक लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी की भाषा है और काफ़ी शर्म की बात है कि उन्होंने भारत जैसे देश में रह रहे 20 करोड़ अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया बताया। कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि देश की संपत्ति पे पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। तो क्या वो इस ऐसा बोले थे कि पहला हक मुसलमानों का है? तो लोगों की सेवा की है। तो सोचिए कि ये वही संविधान था जो आपको उतने नीचे से उठा के देश के सर्वोच्च सत्ता पे बैठा दिया और आज आप बात करें कि नहीं इसको हटा दो, दोबारा कोई गरीब का इंसान प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और हमारे साथ आज मौजूद हैं किशन उपाध्याय जी, पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि 2024 लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, 2 चरणों का चुनाव भी हो चुका है। तीसरे चरण की जो मतदान है वो 7 मई को होनी है। जितनी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस में जितनी भी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाके जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं और लोगों को संबोधित कर रही हैं। इस दौरान जितने भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या बीजेपी के तमाम जितने स्टार प्रचारक हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग जगह जगह जा रहे हैं और चुनावी जनसभाएं के दौरान जो बयानबाजी है वो भी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ दायरे जो हैं वो सेट होती है हर साल चुनाव में कि भाषा किस तरीके से मर्यादित होना चाहिए, किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई धार्मिक या सांस्कृतिक जो है वो टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ को लेकर तमाम जो नियम है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर साल बनाए भी जाते हैं चुनाव के दौरान। हालांकि ये टूटते हुए भी जो भी नियम है टूटते हुए भी नज़र आते हैं। इसको लेके इस बार इलेक्शन कमीशन ने सख्त रवैया दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने अपने अपनी जनसभाएं के दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, राजस्थान जयपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जितनी भी संपत्ति है लोगों की उसका एक सर्वे कराएगी और सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। ये किस आधार पे कहा था ये तो खैर अब वही बता सकते हैं। इसको लेके तमाम डिबेट और जगह जगह जो माहौल है वो भी काफ़ी गर्मा गई और तमाम तरह की जो चर्चाएं वो होने लगी। राहुल गांधी भी तमिलनाडु दौरे के दौरान जो है वो लगातार निशाना साधे, नॉर्थ इंडिया को लेके कई तरह की बयानबाजी किए और इस तरीके के जो आरोप हैं वो चल रहे हैं। हमारे साथ आप किशन उपाध्याय जी जुड़े हैं, ये बताएंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, 2024 लोकसभा इलेक्शन, जहां एक तरफ बीजेपी 400 से भी प्लस सीट पाने का जो है दावा कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस एकजुट होकर मैदान में उतरी है। तो नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही अलग चुनाव है। ये एक तरह से भारतीय लोकतंत्र को व्यवस्थित रखने के लिए जो जनता का मूड होना चाहिए, जो सक्रियता होना चाहिए, उसका एक परीक्षण है। एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी विपक्ष की पार्टियां एक हो गई हैं और प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के खिलाफ अपना जो है उन्होंने एक तरह से संग्राम छेड़ा हुआ है। वहीं भाजपा ने भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में अपना जोर लगाया हुआ है और जो भी चुनावी हथकंडे हैं वो सारे आजमाए जा रहे हैं। और इसी के क्रम में हमने देखा कि किस तरह राजस्थान में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत ही विवादित बयान दिया, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। आपने सही कहा, हर साल इलेक्शन कमीशन द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि भारत जैसे स्वस्थ लोकतंत्र में उसका पालन हो। लेकिन इस बार का जो चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान इस तरह के जो विवादित चुनावी जो बोले जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है, उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सख्त रूप अपनाया है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि किस तरह कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जो है सारी संपत्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों में बांट देंगे। आप शुभम जी ये देखिए कि ये एक लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी की भाषा है और काफ़ी शर्म की बात है कि उन्होंने भारत जैसे देश में रह रहे 20 करोड़ अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया बताया।
और वो किस आधार पे बताया वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने एक अपने स्पीच में बोला था कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है देश की संपत्ति पे और उनको वो मिलना चाहिए। और ये बात मनमोहन सिंह की नहीं थी, ये बात जो है हमारे जो संविधान निर्माता है भीमराव अम्बेडकर जी और पूरी संविधान सभा ने अनुच्छेद 14 के तहत समान विधि के समान के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात की और साथ ही साथ सकारात्मक विभेद की बात की। अगर लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मनमोहन सिंह के इस बयान को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इस बयान को वो जाते हैं लोगों के बीच और बार बार दोहराते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि देश की संपत्ति पे पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। तो क्या वो इस ऐसा बोले थे कि पहला हक मुसलमानों का है? तो इससे लोगों के बीच असमंजस होता है। हालांकि इसको कई फैक्ट चेकर्स जो होते हैं उन्होंने क्लियर भी किया था कि क्या बात वो कहे थे, लेकिन फिर भी इस बात देखिए मेन समस्या क्या आई थी कि जो वो स्पीच थी, वो स्पीच मैंने भी सुनी है और आपने सही कहा, उसमें दिक्कत ये थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। उसमें क्लेम शब्द को मोदी जी ने भुनाया है और उसका अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए उसका यूज कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए आप अपने संविधान को अगर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है और इसके साथ ही संविधान निर्माताओं ने सकारात्मक विभेद की बात की है कि अगर कोई इंसान पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, तो उसको अगर समान विधि के समान समानता देनी है तो उसके साथ सकारात्मक विभेद करना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षा का अधिकार शुरू से रहा है, एक जाति को 3000 सालों से शिक्षा का अधिकार पे का अधिकार रहा है और दूसरी ऐसी जात है जो आज भी शिक्षा से वंचित है, स्कूलों में उनका प्रवेश वंचित है, आप अगर समानता की बात करेंगे तो समानता तब तक नहीं आएगी जब तक उनको विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। उसी के आधार पे कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों, और अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं आते, अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं आते, उसमें सिख आते हैं, ईसाई आते हैं और बहुत से ऐसे धर्म आते हैं जिनको मिलना चाहिए और उनका अधिकार है। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जो इनके प्रमुख नेता रहे हैं और भाजपा जैसे पार्टी को खड़ा करने में विशेष योगदान दिया, वो भी अल्पसंख्यक के जो अधिकार थे उसके संरक्षण में सहमति जताते थे। और यही कारण था कि AMU जैसे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके जब उस पर कानूनी बाधाएँ आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता खड़े हुए उसके संरक्षण के लिए। तो ये पहली बार नहीं है और मिलना चाहिए सबको अधिकार। और रही बात प्रधानमंत्री जी के ऐसे बयान की, तो ये बयान भी आप उस नज़रिए से ना देखिए, इसके भी एक राजनीतिक उद्देश्य था इस बयान का, क्योंकि भाजपा के 3 तरह के वोटर्स हैं। पहले वोटर्स हैं जो उनके प्रति एकदम वो समर्पित हैं। दूसरे वोटर्स वो हैं जो किसी पार्टी के वोटर्स हैं और वो उनको वोट करते हैं। पहले किसी को वोट करते थे, आज अब भाजपा को वोट करते हैं। और तीसरे वोटर्स वो हैं जो ये नहीं सोचते वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। और लगातार जो इस समय का 2 चुनाव चरण संपन्न हुए और उसमें लगातार वोटिंग गिरी है और भाजपा भी कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज गिरा है, और मैंने 5 चुनावों का विश्लेषण किया, चाहे 1980 के चुनाव हो, 89 के चुनाव हो और आगे के भी जो चुनाव हो, 5 चुनावों में जब जब वोटिंग परसेंटेज गिरी है तो 10 सरकारें बदली हैं। 1980 में भाजपा की सरकार बदल के कांग्रेस आई, 89 में कांग्रेस की बदल के भाजपा आई। तो प्रधानमंत्री जी भी ये बातें समझ रहे हैं और इस तरह का बयान देकर, राजनीतिक बयान देकर, क्योंकि जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें केवल विकास की बात की गई थी, जो सक्रिय हिंदूवादी बयान था और जो कार्य थे उसका जिक्र नहीं था। जबकि 2014 में इस तरह के जिक्र बहुत सारे थे, चाहे वो CEA लागू करना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, ऐसे कई सारे हिंदू वादाएँ थे, लेकिन इस वाले मैनिफेस्टो में उनका कोई भी नहीं ऐसा बयान था। इसलिए वोटर्स की सक्रियता को गेन करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। इस बार जैसा कि आपने सही कहा कि इस बार हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उतना ज़्यादा नहीं है, ये बस एक दूसरे के भाषण को ही लोगों के बीच घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी, तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स जो हैं वो प्रभावित होंगे। दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए मुसलमान भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हिंदू हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये तो खुद जैसे जगह पे जा रहे हैं उस हिसाब से अपने बयान को चेंज कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो थी जब वो आई तो उसमें 5 न्याय 25 जो इनके जो भी वादे थे, तो उसको भाजपा के कुछ लोगों द्वारा सीधा बताया गया कि मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है, मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है मैनिफेस्टो, इसमें सिर्फ मुसलमानों की लाभ की ही बात की जा रही है।
तो आपने क्या मैनिफेस्टो पढ़ा है, और पढ़ा है तो आपको जी बिल्कुल, देखिए अब जो मुस्लिम लीग था वो विभाजन की बात करता था, अलग राष्ट्र की बात करता था, लेकिन कांग्रेस के उसमें अच्छी शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, जो महिलाओं को जो है भत्ता देने की बात है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, और स्कूलों देश में कई तरह के जो सकारात्मक विकास करने की बात है, इस तरह की बात है। और इसको जो है जो मुस्लिम लीग से जोड़ देना और इसको इस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को जन्म देना बहुत ही घटिया चीज़ है, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। और रही बात अल्पसंख्यकों की, तो देश में शुरू से जो भी सरकारें रही हैं अल्पसंख्यकों का संरक्षण की है। और भारत जैसे जब आप बात करते हैं समाजवाद की, पथ निरपेक्ष की, धर्मनिरपेक्ष की, तो वहाँ पे ये सब मुद्दे चुनावी होनी नहीं चाहिए। इस तरह के मुद्दे आप उसको गढ़ते हैं और पूरी तरह से भ्रामकता के साथ पूरे देश में फैलाते हैं। आज आप बात कर रहे हैं संविधान संशोधन की, 400 से ज़्यादा वोट्स ला के। क्या देश का संविधान इतना पुराना हो गया कि उसको बदलने की ज़रूरत है? जिस संविधान ने आपको एक गली से उठा के देश के सर्वोच्च पद पे बैठा दिया, मोदी जी क्या थे? वो तो खुद कहते थे कि मैंने भिक्षा मांग मांग के देश अपना वो चलाया है, लोगों की सेवा की है। तो सोचिए कि ये वही संविधान था जो आपको उतने नीचे से उठा के देश के सर्वोच्च सत्ता पे बैठा दिया, और आज आप बात करें कि नहीं इसको हटा दो, दोबारा कोई गरीब का इंसान प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचना चाहिए।